नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष केपी सिंह यादव। नमस्कार भाई। केपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। नमस्कार नमस्कार। क्या कहें हम कि 2024 के इलेक्शन में हमने अमित शाह जी को सुना था कि आपके इलाके में जाके कहा था कि केपी यादव की चिंता हम करेंगे। तो अब 2 साल बाद आपकी चिंता की गई पार्टी ने और अब जिम्मेदारी मिली है आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता की चिंता करती है और मेरी भी हमेशा चिंता की। आप देखेंगे कि इन पिछले 2 साल में भी मुझे कई राज्यों में इलेक्शन में प्रभारी बनाकर भेजा गया और जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी वो जिम्मेदारी को निभाया और लगभग सभी जगह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। जैसे मुझे बिहार इलेक्शन में भेजा गया। बिहार मुझे समस्तीपुर लोकसभा मिला था, वहाँ 6 की 6 विधानसभा हम लोग जीते। फिर मुझे बीएमसी इलेक्शन के लिए मुंबई भेजा गया, तो वहाँ भी मुझे 17 वार्ड दिए थे जिनमें से 16 हम लोग जीते। फिर इसके बाद मुझे अभी असम भेजा गया था। असम में भी जो विधानसभा मुझे दी थी वहाँ पे जीत हुई। तो पार्टी हमेशा हर कार्यकर्ता की चिंता करती है और उसको काम देती है। तो जब इन तमाम जगहों पे आप लोगों को भेजा जाता है चुनाव प्रभारी बना के, तो हम सब लोग जो राजनीति से दूर रहते हैं तो करना क्या पड़ता है आप लोगों का? किस तरीके की फंक्शनिंग होती है वहाँ पे? देखिए, हमें जहाँ जो जिम्मेदारी मिलती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहली बात तो ये है कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो जहाँ भी पार्टी हमको भेजती है राष्ट्र हित में और पार्टी के हित में हमें काम करना रहता है। जिस चुनाव में हमें जिम्मेदारी मिलती है वहाँ हमारा कर्तव्य होता है कि वहाँ के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को हम आगे लेके आएँ और वहाँ की जनता के बीच में वो सारे मुद्दे लेकर जाएं जो हमारी पार्टी ने राष्ट्र हित में किए हैं। तो बेसिकली आप गुना अशोकनगर इलाके के बड़े नेता हैं और 2004 से आप राजनीति में हैं, मैं गलत नहीं हूँ तो। आप जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। जी। कांग्रेस में आपने लंबे समय तक राजनीति की है और फिर कांग्रेस से फिर जब आप 2018 में आपको टिकट नहीं मिली थी तो फिर आप इस तरफ आ गए 2019 में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपको, तो ये कैसे हुआ, कुछ बताइए इस बारे में। नहीं, मैं एक्चुअली एक्टिव पॉलिटिक्स में तो 2013-14 में ही आया हूँ, जब माननीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा मुंगावली से विधानसभा चुनाव लड़े थे। उस समय से थोड़ा मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया और 2017 में मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली थी जब वहाँ पर उपचुनाव था। अच्छा। और 17 में मैंने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी ने मुझे कई जिम्मेदारियां भी दी, वहाँ पे संगठन की जिम्मेदारियां मिली। मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने 2018 में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाया और 2019 में फिर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया और अभी निरंतर काम करते जा रहा हूँ। 2019 के बाद तो फिर आपने एक तरीके से इतिहास रच दिया। देखिए, ये कैसे याद करेंगे उस जीत को जब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो लंबे समय से उस इलाके के सांसद थे, उनको लंबे अंतर से शिकस्त दी, तकरीबन 1,12,000 वोटों से। देखिए, मैं कई बार कई चैनलों पे बोल भी चुका हूँ और कई सार्वजनिक मंचों से भी मैंने कहा है कि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने एक सामान्य साधारण से कार्यकर्ता को एक अवसर दिया। इतना बड़ा अवसर मुझे मिलना, एक लोकसभा का टिकट मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे भी लगता था कि अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है तो मुझे इसमें सफल होना ही है। और मैं ही नहीं, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपना स्वयं का चुनाव मान के लड़ा और उस चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक ऐसी पार्टी का जहाँ आम कार्यकर्ता को भी मौके मिलते हैं। नहीं, मगर उस गुना के उस इलेक्शन में क्या खास रहा? माने लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि 29 में से 28 सीट जीत जाएगी बीजेपी, और वो भी गुना की सिंधिया वाली सीट। देखिए, मोदी जी का मैजिक तो आप जानते ही हैं। जब से 12-13 साल हो गए, मोदी जी का मैजिक तो पूरे देश में चल ही रहा है और जिस तरह से उन्होंने गुजरात में काम किया था तो पूरा देश मोदी जी का फैन था। ऐसे एक बड़े नेता के और खिलाफ चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है जो इस्टेब्लिश है, और आप मेरे जैसे एक ख्याल नया से आदमी। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी चुनाव लड़ना कोई कठिन या वो नहीं है। जहां पार्टी जिसको चाहती है, पार्टी भी बहुत सोच समझ के विचार करके टिकट देती है। जहां जो कार्यकर्ता उपयुक्त होता है उसी को वहां से चुनाव लड़ाती है और चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं होता।
पार्टी का चुनाव होता है, संगठन का चुनाव होता है, पूरा संगठन लगता है उस चुनाव में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पूरा लगता है उस चुनाव में, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगता है उस चुनाव में। तो ये कार्यकर्ताओं की जीत थी, पार्टी की जीत थी, ना कि सिर्फ डॉक्टर केपी यादव। मैं उन दरमियान शिवराज जी के साथ था, तो आप उनसे मिले थे, तो उन्होंने मेरा परिचय करवाया था कि इनको जानते हैं, ये जी। केपी सिंह हैं और गुनाह से लड़े हैं और जीत रहे हैं। उस वक्त तो किसी को भरोसा नहीं था, मुझे भी नहीं हुआ, मगर जब परिणाम आया तो सब चौंक के रह गए। तो इस परिणाम की आपको उम्मीद थी? बिल्कुल भाई साहब, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो है 2019 में गुना लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये पक्का था कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पार्टी ने ये सुअवसर दिया और मुझे ये मौका मिला। मगर राजनीति परिस्थितियां फिर घूमी और 2019 के बाद 2020 आता है, जब सिंधिया जी बीजेपी में आ जाते हैं। तब उस समय कैसा लगा आपको? देखिए, ये पार्टी का निर्णय था। जब मुझे टिकट दिया गया वो भी पार्टी का निर्णय था। जब माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो भी पार्टी का निर्णय था। जब मेरा टिकट कटा वो भी पार्टी का निर्णय था, और आज मुझे नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया तो ये भी पार्टी का निर्णय है। तो पार्टी सर्वोपरि है। मगर जब पार्टी का जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य रहता है हमारी पार्टी में। तो जो पार्टी का डिसीजन है हम उसके साथ हैं। मगर जब सिंधिया जी आए तो लोगों ने कहा कि अब केपी यादव की खैर नहीं। पर आप देखो, केपी यादव आज भी आपके सामने बैठा है। नहीं नहीं, चलिए, आपकी वो राजनीतिक जर्नी तो बहुत जोरदार है, बहुत उठापटक वाली है। मगर आप तो अच्छे खासे डॉक्टर थे, आपने BA MS किया हुआ, आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, जी। फिर आपको पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? देखिए, मेरे फादर पॉलिटिक्स में रहे, मेरे ग्रैंडफादर भी पॉलिटिक्स में रहे, और मेरे फादर तो छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे। उन्होंने विधानसभा इलेक्शन भी लड़ा, सरपंच का इलेक्शन भी उनके कॉलेज समय में, जब वो स्टूडेंट थे तभी उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा। फिर मंडी का इलेक्शन लड़ा, जनपद अध्यक्ष रहे 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 7 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। तो पृष्ठभूमि जो है वो मेरी राजनीतिक परिवार की है, और मेरे पापा हमेशा से ही जनसेवा में बहुत आगे रहे, लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो जब मैं डॉक्टर बन के जब मैंने अपना नर्सिंग होम अशोकनगर में डाला, मैं और मेरी वाइफ ने नर्सिंग होम डाला था, तो हम लोग जिला मुख्यालय पे रहते थे अशोकनगर में। तो कई काम ऐसे होते थे कि जो पापा नहीं आ पाते थे तो वो फ़ोन कर देते थे या बोल देते थे लोगों को कि केपी है वहाँ पे, आप उससे मिल लेना, वो कर देगा। चूँकि अशोकनगर में मेरा पहला बड़ा नर्सिंग होम था, तो सभी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी से मेरा परिचय था। तो जब लोग इलाज कराने तो आते ही थे, उसके साथ साथ अगर लोग कोई और समस्या भी बताते थे तो मुझे लगता था कि अपने लोगों की मदद करना चाहिए। तो कभी किसी का तहसील में काम है, कभी किसी का थाने में काम है, कभी किसी का कलेक्ट्रेट में काम है। तो बट नेचुरल है, क्योंकि वो मेरे पेशेंट थे, और पेशेंट डॉक्टर का रिश्ता भी बहुत अच्छा रिश्ता होता है। तो उस नाते भी मैं कई लोगों की मदद करता रहता था, और धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता गया। और जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो यानी डॉक्टर की सेवा करते करते फिर आप असल जनसेवा में आ गए? बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पर आप लोगों के साथ सतत संपर्क में बने रहते हैं, आप लोगों से 1 टू 1 कनेक्शन में आ जाते हैं। तो मुझे बड़ा आसान रहा अब पॉलिटिक्स में आपका आना। नर्सिंग होम वहाँ चल रहा है कि? नहीं, फिर मुझे ऐसा लगा कि एक वक्त में एक ही काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अगर मैं नर्सिंग होम भी चालू रखूं और पॉलिटिक्स भी करूं, और अपने पेशेंट्स पे अगर मैं ध्यान ना दे पाऊं या उन्हें समय ना दे पाऊं, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। मेरी ऐसी सोच है। जी। तो फिर अभी मैंने टोटल जो है प्रैक्टिस बंद करके, जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया 17 से ही मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी थी, और मैं सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने दोनों पार्टियों को बड़े करीब से देखा। शुरुआत आपकी कांग्रेस से हुई और इन दोनों आप बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। क्या देखिए, फर्क दिख रहे हैं? राजनेता को सारी पार्टियों का पूरी जानकारी होनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये दोनों पार्टी नहीं, बाकी अन्य जितनी पार्टियों के लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने सभी को स्टडी किया है। किस पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या उनकी राष्ट्र के प्रति सोच है, क्या उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है, और कहाँ तक लोग अपनी बात पे खरा उतरते हैं। ये पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे राजनेता बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको जो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है नागरिक आपूर्ति निगम वाली, जिसका बहुत बड़ा काम है सिविल सप्लाई वाला,
तो मगर इसमें ये समझ में आ रहा है कि बहुत आपके सिर पे कांटों का ताज है, क्योंकि इस कॉरपोरेशन पे बहुत ज़्यादा कर्ज है। अभी हम एक अखबार की रिपोर्ट देखें तो 103 लाख करोड़ का कर्जा है और 23 करोड़ रुपए रोज का ब्याज देना पड़ता है। देखिए, चुनौतियों से कभी डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, और मेरा जीवन तो पूरा संघर्ष में रहा है। और मुझे जब जब कोई जिम्मेदारी दी है तो ऐसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वो तो हम जानते हैं। तो मेरे लिए मेरी पार्टी ने मुझे ये काम दिया है, तो मुझे नहीं लगता ये कांटों भरा ताज है, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से मुझे 2019 में अपॉर्चुनिटी दी पार्टी ने जी। और मैं उसमें सफल हुआ, और आज उससे ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं। तो तो 2019 आज भी मैं मानता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इसमें भी काफ़ी हद तक सफल होऊंगा। और अभी 2 महीने में काफ़ी चेंजेस हम लोगों ने किए हैं और काफ़ी हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं, और मुझे लगता है हम बहुत अच्छा करेंगे इसमें। तो ये आंकड़ा आपकी जानकारी में है कि बिल्कुल। इतना बड़ा ब्याज, आपको 23 करोड़ का ब्याज रोज देना पड़ता है? देखिए, ब्याज या कर्ज उसी को मिलता है जिसमें क्षमताएं होती हैं कर्ज चुकाने की। नहीं, आखिर कर्ज का बोझ कर्ज इतना तो देखिए देश पर भी है, प्रदेश पर भी है, और मेरे निगम पर भी है। लेकिन उस कर्ज को चुकाने की क्षमताएं मेरे निगम में होंगी तभी मुझे कर्ज मिला है, अदरवाइज कोई बैंक कर्ज नहीं देता। हाँ, उसमें कुछ हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ चेंजेस मैंने किए भी हैं कि इस ब्याज को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम और इस निगम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे लोगों को और सुविधाएं दे सकते हैं, किस तरह से हम एक एक किसान का जो मेहनत करके पसीना बहा के जो अन्न उगाया है उस अन्न का उपार्जन ठीक से हो, हम एक एक दाना खरीदें, उसका ठीक से भंडारण हो, और भंडारण के बाद जो हमको देश के अन्य कोनों में भेजना है एफसीआई के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से वो भेजें, और पीडीएस के माध्यम से गरीब की थाली तक वो राशन ठीक से पहुँचे। तो इसकी चिंता हमें करनी है और हम ये चिंता कर रहे हैं। और इसमें क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह से हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, जो ये पूरी चेन है इसको कैसे ठीक से सुचारू रूप से चला सकते हैं, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि देखिए एकदम से कोई बहुत जादू तो नहीं हो सकता, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक मेरा ये कार्यकाल है इसमें आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव आएगा और बहुत हम पॉजिटिव जाएंगे। एक मोटी मोटी बात पूछें आपसे, तो ये बताइए आपके जो कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है? मैंने वही आपको बताया कि जो किसान अनाज उगाता है तो वो अनाज, गेहूं और धान, ये दो चीज़ अभी हमारे पास है। बाकी का चावल, मसूर ये नाफेड के पास है, एनसीसीएफ के पास है। तो गेहूं और धान ये दो चीज़ हम लोग खरीदते हैं। तो किसान से हमारे उपार्जन केंद्र जितने रहते हैं उन उपार्जन केंद्रों के माध्यम से हम ये अनाज खरीदते हैं, फिर इनका हम वेयर हाउसों में भंडारण करते हैं, और वहीं से कुछ एफसीआई खरीद लेता है जो देश के अन्य कोनों में भेजता है, और वहीं से जितना हमें प्रदेश की ज़रूरत है पीडीएस की शॉप्स के माध्यम से जो गरीबों तक हमको राशन पहुंचाना है उतना अन्न हम खुद रखते हैं ताकि हम पीडीएस की दुकानों तक वो पहुंचा पाएँ। तो एक अन्न दूत करके एक हमने योजना चलाई है, उसमें करीब 900 वाहन लगे हैं। तो उनकी हम प्रॉपर मॉनिटरिंग भी यहाँ से स्टेट से करते हैं, और उन वाहनों के माध्यम से एक एक पीडीएस की दुकान तक ही हमारा पूरा राशन पहुँचता है और गरीबों में वितरित होता है। तो आपने चुनौती की बात की थी, तो 2019 के बाद तो आपको पार्लियामेंट में लोग ढूंढ ढूंढ के देखते होंगे कि वो कौन है जिन्होंने सिंधिया जी को हरा के आए हुए हैं। देखिए, पार्टी ने मुझे वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, और मेरा दायित्व भी बनता था कि अपने क्षेत्र की बात रखूं, अपने प्रदेश की बात रखूं और राष्ट्र हित में काम कर सकूं, और बखूबी मैंने वो निभाया भी। आपको भी ज्ञात होगा कि जो हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें भी पूरे देश में 540 सांसद हैं, उसमें मेरा 65वां नंबर रहा था। तो परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया था। करीब 400 साढ़े 400 मेरे क्वेश्चंस लगे थे पार्लियामेंट में। जहाँ जहाँ डिबेट्स में मुझे जाना रहा उन डिबेट्स में भी मैंने हिस्सा लिया, और मुझे 2 कमेटी मिली थी। हेल्थ कमेटी मिली थी क्योंकि मैं डॉक्टर था तो मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मुझे हेल्थ कमेटी मिली थी और रेलवे कमेटी मिली थी। तो रेलवे कमेटी में भी मैं जितना जो हो सकता था अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए काफ़ी काम हुए उस समय। कई स्टेशनों का रेनोवेशन हुआ, कई नई ट्रेन चली, कई मेमो ट्रेन चली, काफ़ी काम हुआ। और हेल्थ सेक्टर में तो बहुत कुछ हुआ, पूरे देश में ही हुआ। और उसी समय एक बहुत बड़ी महामारी आई थी कोविड, बिल्कुल, तो उसमें भी जो है बहुत अच्छे से काम हुआ।
और अपने स्टेट में भी एम्स में क्या बेहतर सुविधाएं आ सकती थी वो मैंने प्रयास किया। यहाँ पे कई सर्जरीज चालू हुई, एम्स को और कैसे बेहतर बना सकते हैं वो सब हुआ, और हेल्थ फैसिलिटीज़ हम क्या बेहतर दे सकते हैं उसके ऊपर काम किया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरा ठीक रहा नहीं, इस उन बात 5 को साल सबने में। माना कि गुना अशोकनगर जैसे इलाके से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अब सांसद बन के गया तो इतना सब कुछ हुआ, मगर फिर इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद जब अगली बार आपको पार्टी ने नहीं चुना तब थोड़ा दुख तो हुआ होगा आपको। नहीं, इसमें दुख की बात नहीं। देखिए, पार्टी के पास एक से बढ़ के एक कार्यकर्ता हैं। किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है ये पार्टी डिसाइड करती है, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ काम है कि जो दायित्व हमको मिलता है उसका ठीक से निर्वहन करना, वो हम करते हैं। बाकी हमारे यहाँ संगठन और सरकार में जो लोग, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है जो बैठे हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको क्या दायित्व देना है। तो सिद्धे जी से चुनाव के बाद मेल मुलाकात होती कि नहीं आपकी? बिल्कुल, आज भी होती है, कल भी होती थी, हमेशा रही है। मेरी सिंधिया जी से क्या, मेरी सभी से मुलाकात होती है, चाहे वो विपक्षी पार्टी के लोग हों उनसे भी होती है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों। मेरा हमेशा सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे। कहते हैं बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, हमेशा बड़ी सक्रिय रहती है, तो अभी आप लोगों को कुछ चुनाव की कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है क्या? हारी हुई सीटें कुछ हैं। लोगों को जिम्मेदारियां मिल गई हैं, कुछ लोगों को स्टेट में भी जिम्मेदारियां मिली हैं। आगे आने वाले जो 5-6 राज्यों के इलेक्शन हैं, कुछ वहाँ की भी टीम्स बनना तैयार हो गई हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो संगठन का काम बहुत अच्छा है। तो किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, मध्य प्रदेश के लोगों को उन इलेक्शंस में भेजा भी जाता है। तो आगे जहाँ भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वहाँ जाके और हम लोग लग जाएंगे। तो केपी सिंह यादव जब खाली होते हैं तो क्या करते हैं, किन चीज़ों का शौक है आपको? देखिए, फ़िलहाल तो एक ही काम है ज़्यादातर के पॉलिटिक्स में, जितना लोगों की मदद कर सकूं, जितना अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, अपने प्रदेश के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, राष्ट्र हित में जो भी कार्य कर सकूं, तो उन सब में ही ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता हूं। चाहे वो स्वच्छता की बात करें, कोई भी कार्यक्रम हो स्वच्छता को लेकर उसमें भाग लेना, चाहे नेचर को लेके अगर बात है कि प्लांटेशन करना है या तालाब नदियों की सफाई करनी है या कोई भी काम है ऐसा, तो जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। धार्मिक आयोजनों में मेरी विशेष रुचि रहती है कि जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं या किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होना है या कहीं कोई अच्छा धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें हिस्सा लेना। हाँ, व्यक्तिगत अगर मेरे शौक देखें तो मुझे म्यूज़िक सुनना भी पसंद है। मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो कुछ गेम्स खेलना भी मुझे पसंद है। बैडमिंटन खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, कभी कभी क्रिकेट भी खेलता हूँ, कभी स्विमिंग भी करता हूँ। क्या बात है। तो जब जैसा समय मिलता है। फिल्में में देखते हैं कि नहीं केपी सिंह यादव? बहुत कम, पहले काफ़ी देखी, पर अब कई बार बच्चों के साथ मूवी देखने गया, पर ऐसा लगता है कि 3 घंटे वहाँ बैठे रहना, और कई बार क्योंकि अब हम लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, तो मूवी के बीच में भी कई फ़ोन आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने दोनों अपने फ़ोन एरोप्लेन मोड पे डाल रखे हैं, क्योंकि और ये लोगों का अधिकार है कि वो मुझे फ़ोन करें, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं कॉल रिसीव करूं और लोगों से बात करूं, ताकि उनकी कोई भी छोटी से छोटी समस्या है तो उसको, अगर मेरी वजह से किसी को कुछ मदद मिल सकती है तो वो करना चाहिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के जी, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग यादव वोटरों का है, तो आपको लग रहा है आप सब लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी वहाँ जाने के लिए? देखिए, अगर समाज से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है और फिर यादव किस प्रदेश में नहीं है, यादव तो हर स्टेट में। और मुझे तो पिछली बार पंजाब में भी भेजा था, तो पंजाब में तो यादव नहीं है, लेकिन वहाँ भी जिम्मेदारी दी थी। तो ऐसा यादव होने नहीं होने से यूपी भेजें या नहीं भेजें इसका कोई औचित्य नहीं है। पार्टी को जहाँ ठीक लगता है कि मेरी उपयोगिता कहाँ ठीक रहेगी और कहाँ मुझे काम करने जाना चाहिए, पार्टी वहाँ भेजती है। पिछली बार जैसे मैं पंजाब रहा था जी। तो देखते हैं इस बार पार्टी कहाँ जिम्मेदारी देती है, क्या जिम्मेदारी देती है, उसका निर्वहन करेंगे। तो हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है तो एक सपना होता है कि मुझे आगे जाके ये करना है, मैं ये करूँगा। पद तो आते जाते रहते हैं, मगर फिर भी कुछ आपने कुछ सपना सोचा होगा और जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। देखिए, जो व्यक्ति अपने आसपास जो चीज़ें देखता है, समझता है, सीखता है, जो दिक्कतें आम आदमी के जीवन में आती हैं, अगर कोई भी राजनीति से जुड़ा है
तो वो राजनीति में इन सब चीज़ों से ही प्रेरित होकर आता है कि मुझे लोगों की तकलीफ़ें दूर करनी है, मुझे अपने क्षेत्र में या अपने प्रदेश में वो सारी सुख सुविधाएं या वो संसाधन उपलब्ध कराना है जिनसे अभी तक लोग वंचित रहे हैं। गुना तो अशोकनगर का पूछे तो क्या बचा है, वहाँ कुछ क्या होना चाहिए? बहुत स्कोप है। मेरी तो इच्छा फिर से लोकसभा लड़ने की थी, पर पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो लिया, क्योंकि वहाँ आज भी बहुत कुछ होना है जो अभी तक नहीं हुआ। और बनी बात है, जो महानगरों में जो सुविधाएं, हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में वो सारी सुख सुविधाएं हों। मैंने प्रयास भी किए, कई चीज़ें आज भी पाइपलाइन में हैं, जो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे या जो डिमांड्स रखी थी वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। आज भी, क्योंकि मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी जन्मभूमि भी वही रही है, मेरी कर्मभूमि भी वही रही है, तो मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। और एक बार और मैंने कहा था कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 400-500 लोगों की है। तो मैंने इस देश को बहुत करीब से देखा है, गांव को देखा है, गरीब को देखा है, किसान को देखा है, वहाँ की समस्याएं देखी हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, बड़े अच्छे एजुकेशन सेंटर्स में मुझे पढ़ने का सुअवसर मिला। मध्य प्रदेश में दिल्ली कॉलेज सबसे बेहतर स्कूल माना जाता है, वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला। फिर नागपुर में पढ़ने का मौका मिला, फिर मुंबई में जाके पढ़ने का मौका मिला, बड़े बड़े महानगरों में रहने का मुझे मौका मिला। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी देखी हैं जो महानगरों में जो सुख सुविधाएँ होती हैं, और मैंने जंगलों में और गांव में जाके भी देखा है कि वहाँ के लोग किन चीज़ों से वंचित हैं और उनको क्या सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तो गुना अशोकनगर के लोगों से क्या आप वादा करेंगे, करना चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए ये करूँगा? देखिए, गुना अशोकनगर के लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना परिवार है, और हम सब मिलके ही डिसाइड करते हैं। आप कभी भी किसी से पूछ सकते हैं। जब तक मैं सांसद रहा तब तक भी मैं हर सेशन के पहले वहाँ के सभी पत्रकारों से बात करता था, वहाँ के लोगों से बात करता था, हमेशा मीटिंग करता था, लोगों से सजेशन मांगता था व्हाट्सएप पे, और अगर कोई चिट्ठी भेज सकता है तो चिट्ठी भेजे, मेरे से मिल सकता है तो मेरे से मिले। जो सजेशंस उनके रहते थे उनको लेके ही मैं संसद में बात रखता था, और आज भी मैं सतत सबके संपर्क में हूँ। अभी आपने देखा होगा जब मुझे ये नया दायित्व मिला तब भी वहाँ किस तरह से लोगों ने खुश थे, किस तरह से लोग गुना अशोकनगर के लोग मुझे बड़े खुश हैं, बढ़ चढ़ के आशीर्वाद देने आए थे। तो वो मेरा परिवार है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और हम सब मिलके वहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे, आगे भी हम लोग करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप उस इलाकों को बिलोंग करते हैं जो बहुत प्रगति की रफ्तार में पीछे छूट गया है। लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप एक बार सांसद बने और आगे बढ़ने का यदि ख्वाब देखते हैं तो निश्चित ही अच्छी बात है। इलाके के लोग आपकी बेहतरी के लिए सोचेंगे, आप इलाके की बेहतरी के लिए सोचेंगे। आप यहाँ आए, KP सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर KP सिंह यादव, जिन कृष्णपाल सिंह यादव हम पूरा नाम ये है। तो इन्होंने सारी बातें कही, जनता के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया है, सबका विस्तार से बताया। अगली दफ़ा ऐसे किसी और अतिथि से आपसे मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।